हमारा जो बेसिक लेक्चर है वो RC एंड RL सीरीज सर्किट को देखना हम लोग। अब हम देख चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से कैसे फ्लो करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग सोर्स अगर हम अप्लाई कर दें इंडक्टर के साथ तो उसका कैसा बिहेवियर होता है। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि जब हम कैपेसिटर में AC सोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या लीड करता है और क्या लैग करता है? करंट लीड करता है और वेरी गुड। और कितने एंगल से करंट लीड करता है? π/2 या 90। और उसकी सिंपल सी बात मैंने ये बताई थी कि आप लोगों ने ये सोच लेना है कि तब तक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप नहीं होगी जब तक उस पर चार्ज स्टोर नहीं होगा, और चार्ज स्टोर होने के लिए लाजमी है कि करंट फ्लो करे। ठीक है, इसलिए पहले करंट और फिर वोल्टेज डेवलप होगा। और फिर इंडक्टर में कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करता है। और यहाँ रीजन ये थी कि जैसे ही हम करंट फ्लो कराना स्टार्ट होता है 0 से पहली वैल्यू पे जाते हैं तो वहां पे बैक EMF जो कि इंडक्टर की वोल्टेज है वो डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पहले वोल्टेज आएगा और फिर करंट। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग AC उसमें से पास कर रहे हैं। अगर हम रेजिस्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक भी कोई भी हम वायर भी एज रेजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मगर रेजिस्टर क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि बाकी डिवाइसेस ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट ना करें, आराम से करंट उनसे 100% गुजर जाए, ऐसा कभी भी किसी सिचुएशन में नहीं होता। तो कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होती है और उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। और इंडक्टर की भी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। और उसको हम लोगों ने शो किससे किया था? XC से और XL से। और इसकी वैल्यू क्या थी? 1/ωc और इसकी ωL। ठीक है जी। अब अगर हम किसी सर्किट में रेजिस्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडक्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ख्याल से रेजिस्टेंस सिर्फ एक रेजिस्टर की तो नहीं ना होगी, कैपेसिटर की भी उसमें शामिल होगी और इंडक्टर की भी शामिल होगी। तो ऐसे सर्किट जिसमें हम R भी इस्तेमाल कर रहे हैं, C भी कर रहे हैं और L भी कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें टोटल जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज ऑफ द रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, उसको फिर रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस क्या है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करने से? हमेशा G से। फॉर्मूला वही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, सम एक टोटल रेजिस्टेंस है एक सर्किट पे जिसमें R, L, C सब कुछ शामिल है। तो फिर फॉर्मूला वही है, V = IR से R क्या आता है? V/I। मगर ऑल्टरनेटिंग है तो क्या वोल्टेज रेट को या रूट मीन स्क्वायर वोल्ट? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही हमेशा हम ऑल्टरनेटिंग की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अब आज हम दो सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे, RC एंड RL, मगर दोनों लगेंगे इसमें होंगे RC भी सीरीज में और RL भी सीरीज में। मुझे ये बता दें कि सीरीज में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। ठीक है जी, सीरीज में करंट सेम रहता है जबकि पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है जी, वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब है अगर मैंने इसे सोर्स दी है, AC सोर्स दी है, तो अगर मैं RC की बात कर रही हूँ तो जो करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा वही कैपेसिटर में से गुजरेगा, और इधर भी जो करंट रेजिस्टर में से गुजरेगा वही इंडक्टर में से गुजरेगा। ठीक है, अब मुझे बताइएगा जब हम AC की बात कर रहे हैं तो करंट सिर्फ I लिखूं या कौन सा करंट तो पास करता है AC में? I या उसकी कौन सी वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो फिर इसका मतलब है जब हम इसे RC सीरीज सर्किट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटर और रेजिस्टर किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में आपको पता है क्या, एक एंड से यहाँ कनेक्टेड है और ये आपकी नेक्स्ट डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और ये फिर दूसरी तरफ कनेक्टेड है। सीरीज सर्किट है, इसका मतलब है सेम करंट विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर एंड थ्रू रेजिस्टर, और वो करंट क्या होगा? R रूट मीन स्क्वायर वाला करंट होगा। मगर सीरीज में क्या सेम नहीं रहता? पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं रहता। तो मुझे बताओ V क्या फॉर्मूला है? IR। इसका मतलब है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं क्या कह देती हूँ? कैपेसिटर के क्रॉस VC कह दिया और इसके क्रॉस VR कह दिया। ठीक है, अब यहीं से मुझे बताएं V = IR है, VC किसके बराबर
नहीं कहते, तो उसकी वैल्यू एक्स सी, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। और रेजिस्टर के तो वी आर वुड बी इक्वल टू आई आर। ये बात क्लियर होगी। करंट दोनों में सेम है, मगर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो दोनों में डिफरेंट होगा, और वो हम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, अगर अब हम इसकी फेज डायग्राम पे आ जाए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे आ जाए, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम कह रहे हैं ये सीरीज सर्किट है, तो इसमें करंट सेम है ना दोनों डिवाइसेस में, तो हमने करंट को क्या ले लिया, अपना रेफरेंस एक्सिस ले लिया, और ये फेज डायग्राम की बात हो रही है। तो जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट होता है या रेफरेंस होता है वो हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आई ड्रॉ कर दिया, ये आपका आई, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, रेजिस्टर में बात हुई थी जब स्टार्ट में, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज, ऊंची आवाज, सेम को क्या कहते हैं, सेम नहीं, फेज के लिहाज से इन फेज, वेरी गुड जी, इन फेज होते हैं, ठीक है। तो हम मैंने तब भी कहा था, या तो आप इनको एक ही डायरेक्शन में शो करते या फिर एक ही लाइन पे शो करते, ठीक है। तो यहाँ जो किया हुआ है उन्होंने काम एक ही लाइन पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये करंट भी इसी डायरेक्शन में है और आपका पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप भी इसी डायरेक्शन में है। ये किसके लिए है, ये आपके रेजिस्टर का, ठीक है। वी आर इज इक्वल टू आर आई रूट मीन स्क्वायर और साथ में आर, क्लियर हो गया। और करंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट। इसका मतलब है करंट ये है, तो इसकी वोल्टेज ने लैग करना है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 या 90, तो इसकी वोल्टेज हम लोगों ने कहा बना दी ये, और ये देखें एंगल 90 का ही बन रहा है, ठीक है जी। वी सी वुड बी इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स सी। इतनी डायग्राम समझ आ गई। करंट रेफरेंस एक्सिस, करंट की डायरेक्शन में आपका वी आर है, मगर वी सी कितने एंगल का फेज डिफरेंस है, 9, ठीक है। मगर अब हम बात करें कि दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट भी कोई ना कोई आना चाहिए। तो ये वेक्टर्स ही नहीं ड्रॉ हुए, और वेक्टर सम एडिशन से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में रिजल्टेंट निकाले हुए हैं, ठीक है। या तो ये करें कि इस वाली को इधर ले आए जो डॉटेड लाइन है, या इस वाली को इधर ले जाए, ठीक है। और इन दोनों का सम रिजल्टेंट ऐसे निकलता ना, कि नहीं निकलता, हाँ या ना, तो ये असल में आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको V क्या नाम दिया हुआ है, टोटल जो इसमें से रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं, मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, और ये वाली वी सी, ये इसके बराबर वी सी इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर एक्स सी। हाँ जी, फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल बन रही है कोई, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा जी, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस क्या है, वी आर, और परपेंडिकुलर क्या है, वी सी। और आपका अगर यहाँ देखें तो असल में फॉर्मूला बनना चाहिए ये वी रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, यही बात है। अगर मैं दोनों साइड पे अंडर रूट ले लूं तो ये क्या आ जाएगा, वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। वी सी की वैल्यू क्या है, आई रूट स्क्वायर एक्स सी, ठीक है। और वी आर की आई रूट मीन स्क्वायर आर, ठीक है। इनका स्क्वायर ले लिया। मुझे बताइएगा एक्स सी की वैल्यू क्या है, 1 ओवर ओमेगा सी। इसका मतलब है मैंने 1 ओवर ओमेगा सी पुट कर दिया एक्स सी की जगह। क्लियर है ये बात, ठीक है जी। आई रूट मीन स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर इसका कॉमन है, ठीक है। स्क्वायर बाय आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर बाय, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। यही वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस।
मगर यहाँ रेजिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ इम्पीडेंस, क्योंकि टोटल इफेक्ट है, क्योंकि आर भी इस्तेमाल हो रहा है और सी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपकी इम्पीडेंस आ गई किसके बराबर, आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो यहाँ से मुझे इसका इधर के सर्किट का की मैग्नीट्यूड मिलेगी किसकी, इम्पीडेंस की। इस फॉर्मूला से आपको मैग्नीट्यूड मिल गई इम्पीडेंस की, मगर वही बात किसी एंगल पे भी तो होगा आपकी इम्पीडेंस। अब ये नहीं हो रहा कि आर वाली डायरेक्शन में ही आए टोटल इम्पीडेंस या फिर सारी की सारी वी की डायरेक्शन में, ऐसा नहीं हो रहा। अब इसका एंगल क्या बन रहा है करंट के साथ, थीटा। वो जो 90 का फेज डिफरेंस था वो चेंज हो गया, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में। अब थीटा फाइंड करना है इसी ट्रायंगल से। मुझे मालूम क्या क्या है, बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है। तो कौन सी क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक बेस और इसको डील करती है, टेन थीटा। ठीक है जी, इसकी सेम डायग्राम, ये इम्पीडेंस डायग्राम बनेगी। ये देखें, आर आई हॉरिजॉन्टल, ये एक्स सी 90 के डिग्री पे, और जो इसका रिजल्टेंट है फिर वो थीटा। तो वही बात, मुझे आर मालूम है और मुझे एक्स सी मालूम है, तो क्या इस्तेमाल कर लेंगे हम, टेन थीटा की। ठीक है जी, तो टेन थीटा की हम लोगों ने यहाँ क्वांटिटी इस्तेमाल की, तो टेन थीटा वुड बी इक्वल टू, बताइएगा, एक्स सी ओवर आर। ठीक है जी, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर ओमेगा सी आर आ गया टेन थीटा। तो थीटा टेन उधर जाके टेन इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर या ओमेगा आर से। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एंगल क्या है या फेज डिफरेंस क्या है वोल्टेज का या फिर जो आपकी टोटल इम्पीडेंस है उसका। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, अब आर एल सर्किट पे आ जाते हैं। आर एल सीरीज सर्किट पे, और आपके जो सीधा सीधा उन्होंने टॉपिक दिखाया हुआ है या बनाया हुआ है उसको ही डील करें या पूरा इस तरह फॉर्मूला कैलकुलेट करें? फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसकी जगह सी की जगह क्या लग जाएगा, इंडक्टर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ क्या लगा लिया, इंडक्टर। ये बी सी के बजाय क्या हो गया, बी एल हो गया। अब आराम से इसकी पहले फेज डायग्राम समझ लें। ठीक है, फिर से सीरीज सर्किट है तो करंट दोनों में सेम रहेगा, और वो करंट क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वाला करंट। ठीक है, वो दोनों में से गुजर रहा है। अब आर वोल्टेज मगर सेम नहीं होगा, इसके क्रॉस तो वी आर है, और वो वी आर किसके बराबर है, आई आर के। इसके क्रॉस वी एल होगा, और वी एल अब सिर्फ क्या करना है, एक्स एल लिख देना यहाँ। ठीक है, और अगर लिखना चाहूँ तो मैं एक्स एल की वैल्यू लिख सकती हूँ। जरा मुझे वहां से एक्स एल की वैल्यू बताइएगा, ओमेगा एल। ठीक है जी, ये आपकी वी एल हो गया। अब जो फिर से समझने वाला काम है, रेजिस्टर में से करंट और रेजिस्टेंस या वोल्टेज इन फेज आउट ऑफ फेज, इन फेज। हमेशा रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज किस तरह होते हैं, इन फेज होते हैं। फिर से आपकी रेफरेंस लाइन यही बनेगी, नीचे ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी करंट वाली, और यहीं V इज इक्वल टू आई आर, ये रूट मीन स्क्वायर वाला। ठीक है, अब मुझे बताएं इंडक्टर में करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करती है? वोल्टेज लीड करती है। हाउ मेनी डिग्री, y/2 या 90। अब मुझे बताएं इंडक्टर के लिए मुझे करंट के मुताबिक नीचे लाइन बनानी चाहिए या ऊपर? ऊपर। ठीक है जी, तो ये है, तो ये क्या आ गई, V L इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर एंड एक्स एल। क्लियर है? अब फिर से वही चीज, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या किया, या तो यहां से ये ले लिया और फिर ये ले लिया, और दिस वुड बी द रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या एंगल थीटा आ गया। ठीक है, और ये वी एल इज इक्वल टू इसी के बराबर है ना लाइन, या इसमें कोई शक है कि ये और ये बराबर नहीं होगी? हम इसको उठा के इधर लेते हैं बस वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, इधर से फिर से कोई बात, मैंने अगर टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो वो क्या है, वो ये है, तो क्या करना पड़ेगा,
वाली वैल्यूज बाहर आ जाएंगी स्क्वायर लेके, तो ये क्या आ गया आई रूट मीन स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स एल की वैल्यू बताएं मुझे ओमेगा एल का स्क्वायर। फिर से वही बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ आई ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा इम्पीडेंस, और यहाँ इम्पीडेंस किसके बराबर है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर अंडर द रूट। ये किसके लिए है, अगर आपके सर्किट में क्या इस्तेमाल हो रहा है रेजिस्टेंस और एक अदर इंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल इम्पीडेंस कितना निकलेंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल करके। और अगर आपके सर्किट में क्या इस्तेमाल हो रहा है कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर कितना निकलेगी आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर और अंडर रूट। क्लियर है ये बात। फिर वही चीज कि यहाँ भी तो थीटा अब आ जाएगा, और इसकी भी अगर मैं इम्पीडेंस डायग्राम बनाए तो यहाँ इम्पीडेंस डायग्राम किस तरह बनेगी, ये आपका आर हो जाएगा और ये फिर आपका क्या हो जाएगा एक्स एल, और फिर उसी तरह थोड़ी लाइन हिट होगी और ये आपका जी आ जाएगा। क्लियर है। मगर वही बात यहाँ रेजिस्टेंस आगे थी बाय 90 डिग्री एक्स सी से, यहाँ एक्स एल आगे होगा लीड कर रहा होगा बाय 90 डिग्री, मगर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने तो टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट। क्लियर है। और फिर से यहाँ थीटा किसके बराबर आएगा जो हम लोगों ने एंगल निकालना है, ठीक है। थीटा जरा मुझे यहाँ से बताइएगा, tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक्स एल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही होगा ना। एक्स एल की वैल्यू बता दें ओमेगा एल ओवर आर, और साथ में क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका थीटा आ जाएगा कि ये इतने डिग्री आउट ऑफ फेज है विद करंट या कितना आपको मालूम हो जाएगा। कोई सवाल? क्लियर है। अच्छा, एक चीज छोटी सी बात जो हम पहले भी मैं कल में डिस्कस कर चुकी हूँ, P इज इक्वल टू आई वी, आप हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए P इज इक्वल टू आई वी। हम लोगों ने ये फॉर्मूला एट द स्टार्ट ऑफ द बुक पढ़ा था जब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डील कर रहे थे और वो थी रेजिस्टर, और रेजिस्टर में आई और वी हाँ जी क्या होते हैं इन सेम नहीं कहना इन फेज होते हैं, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्मूला में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, मगर जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं और जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, दोनों में V और I इन फेज नहीं होते, कोई ना कोई फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तब ये फॉर्मूला मैंने वही बात की थी कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है और यहाँ क्या आ जाता है I V cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब दोनों चीजें इन फेज हो, जो कि इसमें नहीं है। मगर फिर वही बात की थी कि V cos थीटा हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कितना वोल्टेज I के फेज के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बात करते हैं I V cos ऑफ थीटा की बात करते हैं। और ये भी हम लोगों ने कल परसों डिस्कस किया था कि चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, नेट रिजल्ट जो हम लेते हैं पावर लॉस का, जब मैंने वो प्लस और माइनस करके टोटल जो इफेक्ट आता है पावर लॉस का वो 0 होता है, मगर इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्लियर।